प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे आज की इस सेशंस में हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 6 जो है आपका होने वाला है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 का, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो कि मॉड्यूल 1 था, है ना, चैप्टर नंबर 1 या मॉड्यूल नंबर 1, जिसमें कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे और भी वेरियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें जो है क्लियर हो जाए और आप इससे संबंधित हर टॉपिक को क्या कर सके, कवर कर सके, है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्वेश्चंस। आज हम लोग जो है जनरली देखेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे अलग अलग एग्जाम्स में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो क्वेश्चंस है यहाँ पे गेट या ईएसी का, है ना। गेट एंड ईएसी का क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे जो है करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यानी पीवाईपी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे होने वाला है। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो है क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस दिया गया है कि नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा 3 मीटर डेप्थ इज 0.9 दिया गया है। नेचुरल वॉइड रेशियो यानी ई का वैल्यू जो है क्या दिया गया है, 0.9 जो है आपका दिया गया है। फाइनल वॉइड रेशियो ऑफ क्ले एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन, है ना। मान लो कि ये 3 मीटर आपका जो है थिक था, कोई सॉइल का पार्ट, मतलब एक लेयर, ये 3 मीटर का डेप्थ था। कितना, 3 मीटर का डेप्थ था। इसको मतलब कंसोलिडेट किया गया, और कंसोलिडेट करने के बाद जो फाइनल वॉइड रेशियो मिला, यानी ई फाइनल यानी ई एफ, ये आपका मिला 0.71। कितना मिला, 0.71 जो है मिला। तो टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ क्ले स्ट्रेटा का टोटल सेटलमेंट, कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होगा, वो जो है आपको यहाँ पे जो है बताना है। तो यहाँ पे वो चीज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चंस का कैलकुलेशन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस लिख लीजिए। तो देखिए, डेल एच इज इक्वल टू change in void ratio divided by 1 plus initial void ratio is equal to into h। तो यहाँ पे चेंज इन void ratio क्या हो गया, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो 0.9 माइनस 0.71 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.9 इंटू एच कितना है, तो 3 मीटर है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 मीटर जो है आपका आ जाएगा, यानी चेंज इन एच, यानी जो हमारा यहाँ पे कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो कितना आ जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, या फिर 300 mm आप यहाँ पे जो है लेकर चल सकते हो। तो जो ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे देखें, है ना, तो ऑप्शंस में आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सेकंड नंबर कि दो आइडेंटिकल क्ले सैंपल है जिसका सेम साइज है, जो कि डिजाइन किया गया है एज ए और बी, आर सब्जेक्टेड टू कंसोलिडेशन टेस्ट अंडर आइडेंटिकल लोडिंग कंडीशन। आइडेंटिकल लोडिंग कंडीशन के केस में ड्रेनेज टेक्स प्लेस थ्रू वन फेस इन सैंपल ए एंड थ्रू बोथ फेस इन सैंपल बी। 50% कंसोलिडेशन ऑफ सैंपल ए अकर इन 10 मिनट, मतलब 50% कंसोलिडेशन आपका जो है देखने को मिलता है किसमें, सैंपल ए में 10 मिनट में। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन, है ना, 50% कंसोलिडेशन करने में सैंपल बी में कितना टाइम लगेगा। तो जो सैंपल ए है ना, सैंपल ए के बारे में अगर बात किया जाए तो सैंपल ए आपका बोल रहा है कि वन वे ड्रेनेज है ना। इस तरीके से आपका ये यहाँ पे ये वन वे ड्रेनेज है, यहाँ पे परमेबिलिटी अलाउ है, ये सैंपल ए है।
ठीक। और ये आपका जो है सिंपल बी है, और इसमें दोनों साइड से आपका जो है ड्रेनेज हो रहा है ना, दोनों साइड से ड्रेनेज हो रहा है, यानी बोथ साइड आपका हो रहा है। इसमें जो है 50% कंसोलिडेशन होने में, है ना, आपका टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम लग रहा है 10 मिनट। कितना लग रहा है? 10 मिनट। तो इसमें भी 50% कंसोलिडेशन में टाइम क्या लगेगा वो बताना है। तो टी बी निकालना है, यहाँ पे टी ए आपका दिया गया है। ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए हम लोग टाइम फैक्टर का अगर फॉर्मूला बात किया जाए तो टी वी इज इक्वल टू सी वी टी का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला मैं गलत लिख दिया, है ना। यहाँ पे सी वी टी बाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है हमारा टाइम फैक्टर का होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक रिलेशन देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टीवी है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टीवी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम आ रहा है तो उस केस में यहाँ पे टीवी जो है सेम होगा। और जब टीवी सेम होगा तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो स्मॉल टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच स्क्वायर के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच स्क्वायर के। तो सिंपल ए में अगर बात किया जाए, है ना, सिंपल ए में अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो सिंपल ए के लिए जो एच ए होगा वो इक्वल टू एच होगा। एच ए इज इक्वल टू एच होगा, या फिर आप कह सकते हो कि ड्रेनेज पाथ जो है ये क्या हो जाएगा? एच होगा, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका डी स्क्वायर के, है ना। ये भी आप यहाँ पे कह सकते हो। अब ये जब ये हो जाएगा तो आप यहाँ से एक कह सकते हो कि जो टी ए है और टी बी है ये आ जाएगा डी ए का स्क्वायर, है ना, या एच भी लेकर चल सकते हो। ये आपका रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी बी का स्क्वायर, यानी पूरा का स्क्वायर। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना, यही आपका आएगा। तो जब ये चीज आपका आ जाएगा तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देना है। तो और तो यहाँ पे डी डी ये इज इक्वल टू एच और डी बी इज इक्वल टू एच बाई टू आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आपका टी ए का वैल्यू आपको दिया गया है ना। टी ए कितना दिया गया है? 10 मिनट आपका दिया गया। कितना? 10 मिनट दिया गया। टी बी जो है आपको निकालना है, और डी ये एच दिया गया है और नीचे वाला जो है एच बाई टू है। तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये टू जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे टी बी और इसका स्क्वायर भी तो रहेगा ना, इसका स्क्वायर भी रहेगा। तो टी बी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4, यानी 2.5 मिनट। कितना आ जाएगा? 2.5 मिनट। यानी यहाँ पे अगर आंसर देखें ऑप्शंस के अनुसार, तो ऑप्शंस के अनुसार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि वॉइड रेशियो प्रेशर डायग्राम दिया गया है ना। वाई एक्सिस पे वॉइड रेशियो दिया गया है और एक्स एक्सिस पे आपका प्रेशर दिया गया है। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी आपको निकालना है। क्या निकालना है? सीवी का वैल्यू जो है क्या होगा ये जो है आपको निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी आपको सीवी का जो वैल्यू है, सॉरी सीवी नहीं, एवी, है ना, यहाँ पे एवी का वैल्यू निकालना है।
तो AV का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन स्ट्रेस आपका होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका वॉइड रेशियो में चेंजेस कितना आ रहा है, वॉइड रेशियो में 0.6 से 0.7 जा रहा है ना, 0.6 से 0.7 जो है आपका जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन भी लगाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, कि आपका चेंजेस देखने को मिल रहा है ना। तो 0.1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 17 से 17 मतलब 17.5 से 17 जा रहा है, यानी यहाँ पे 0.5 आया। तो यहाँ से जीरो पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी 1/5 आ गया। अब 1/5 को अगर डिवाइड करें है ना, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा पॉइंट में, 0.2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 0.2 आपका मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन है, तो किलो न्यूटन, और यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट किया है तो टी आपका रहेगा, तो उससे कोई यूनिट जो रहेगा उसके अनुसार ले लेंगे। प्रेशर जो है टी पर मीटर स्क्वायर है, अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा तो न्यूटन पर मीटर, मतलब जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार जो है हम लोग यहाँ पे अपना कैलकुलेशन जो है करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 4th नंबर, क्ले लेयर 5 मीटर थिक दिया गया है, इन फील्ड टेक्स 300 डेज, कितना, 5 मीटर थिक लेयर क्ले का है फील्ड का, जो कि 300 दिन में उसका कंसोलिडेशन कितना हो जाता है, 50% हो जाता है, विद ड्यूअल ड्रेनेज कंडीशन। कौन सा, डबल ड्रेनेज कंडीशन, यानी आपका जो ड्रेनेज है वो ऊपर से भी हो रहा है और नीचे से भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इफ द क्ले लेयर इज underlain by hard rock, then the time required to attain 50% consolidation will be। तो अगेन सेम कंडीशंस आपका जो है यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है कि अगर वन वे ड्रेनेज अगर कंडीशन आपका आ जाता है ना, यानी ऊपर से सिर्फ जाता है, नीचे जो है हार्ड स्टेट आ जाता है, तो वन वे ड्रेनेज आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो वन वे ड्रेनेज अगर यहाँ पे हो जाता है तो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 को अगर सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगेन टी इज इक्वल टू है ना, टी ए डिवाइडेड बाई टी बी ले लेते हैं, इज इक्वल टू डी ए बाई डी बी का होल स्क्वायर। अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे है ना, अगेन यही फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो T1 के या TA के, तो TA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू वे ड्रेनेज है, तो 5/2 यानी 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और TB के बारे में बात किया जाए तो वन वे ड्रेनेज होगा, तो ये D के बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, T नहीं ना, D होगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा DA है ना, और DB इज इक्वल टू D ही होगा, जो कि 5 मीटर ही रहेगा है ना, कितना रहेगा, 5 मीटर ही रहेगा। और जो TA है, टाइम कितना लग रहा है, तो 300 दिन आपका लग रहा है ना, लेकिन TB जो है हमें क्या करना है, निकालना है, TB क्या करना है, निकालना है। तो TA है 300 डिवाइडेड बाई TB निकालना है, इज इक्वल टू DA हमारा है 2.5 और DB है 5 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा TB इज इक्वल टू, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, तो 1/4, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 गुने 4 यानी टी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4×3 1200 डेज, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, 1200 दिन जो है आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये जो 1200 दिन आया, तो अब ऑप्शंस के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 जिसमें इफेक्ट दिया गया है और लिस्ट 2 जिसमें जो है रीजन आपको जो है दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट को क्या करना है, मैच करना है। तो एक्सेस सेटलमेंट, है ना, एक्सेस सेटलमेंट का आपको जो है मैच करना है। तो एक्सेस सेटलमेंट किस में होगा, एक्सेस सेटलमेंट किस में आपको जो है देखने को मिलेगा, बताओ। तो एक्सेस सेटलमेंट जो है आपका यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा हाई कंप्रेसिबल, है ना। एक्सेस सेटलमेंट हाई कंप्रेसिबल, ओके। हाई एक्सपेंसिटी, है ना, हाई एक्सपेंसिटी जो है ये आपका हो जाएगा मोंटमोरिलो नाइट। रिडक्शन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, रिडक्शन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ये हो जाएगा राइज ऑफ वाटर टेबल। और एक्सेलरेशन ऑफ कंसोलिडेशन सैंड ड्रेन्स जो है ये आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या बोल रहा था कि इफेक्ट और रीजंस किसके कारण से होगा वो जो है आपको बताना था। तो यहाँ पे ये आपका मैचिंग होगा। तो ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, द चेंजेस टेक्स प्लेस, जो चेंजेस है वो टेक्स प्लेस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए सैचुरेटेड क्ले बाउंड इंक्लूड, है ना। तो ये जो चेंजेस होता है आपका प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन में सैचुरेटेड क्ले में, तो कौन सा चेंजेस आपका होता है वो यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस के अनुसार जो है आपको बताना है। तो व्हेन लोड इज अप्लाइड टू सैचुरेटेड क्ले मास, तो जो होल अप्लाइड प्रेशर होगा यानी जो स्ट्रेस होगा वो कौन ले लेगा, वाटर ले लेता है ना। जो मैंने आपको पिस्टन स्ट्रिंग एंड पिस्टन वाला जो एग्जाम्पल था जो टरजागी के द्वारा दिया गया था वो मैंने आपको जो है एक्सप्लेन करके पूरा बताया था। तो वाटर ले लेता है, तो जब वाटर ले लेता है तो यहाँ पे और ज्यादा कंसोलिडेट करते हैं, तो जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है ना। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। यानी इसके इफेक्ट से हम लोगों का जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है ना। जिसका लास्ट में अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए थे तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका टोटल स्ट्रेस था है ना, यहाँ या स्ट्रेस था जो कि आपका यहाँ पे ऐसे बन रहा था। फिर पोर वाटर प्रेशर था यहाँ पे, ये चेंज इन स्ट्रेस था, और यहाँ पे चेंज इन वॉइड रेशियो पोरोसिटी क्या था, 0 हो जाता था लास्ट कब, टी ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी होता था तब, और जो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस होता था, है ना, वो क्या हो जाता था, कोई वैल्यू जो है आपका आ जाता था जो कि ये इक्वल टू ये आपका हो जाता था, है ना। यानी स्ट्रेस इक्वल टू हमारा चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ये आपका आ जाता था, और पोर वाटर प्रेशर जो होता था ये
बिकम्स 0, है ना, t ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिनिटी के केस में, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चंस में लिस्ट 1 को में प्रॉपर्टीज दिया गया है और लिस्ट 2 में आपका जो है स्लोप ऑफ कर्व जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो लिस्ट 1 कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है ये वॉल्यूम प्रेशर के स्लोप ग्राफ, मतलब स्लोप ऑफ वॉल्यूम प्रेशर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है लॉग स्ट्रेस वॉइड रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड मॉडुलस। कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड मॉडुलस ये आपका स्ट्रेस डिफॉर्मेशन ग्राफ का जो स्लोप होता है कर्व का वो बताता है। तो यहाँ पे इस ऑप्शंस के अनुसार अगर क्वेश्चंस का देखें तो ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है 8 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनिशियल और फाइनल वॉइड रेशियो जो है क्ले सैंपल का जो कि कंसोलिडेशन टेस्ट किया गया वो 1 से 0.5 हो जा रहा है। माने इनिशियल यानी ई नोट जो है 1 दिया गया है और ई एफ जो है ये आपका 0.5 दिया गया है। जो इनिशियल थिकनेस है सैंपल का 2.4 सेंटीमीटर है, यानी h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर है। तो फाइनल थिकनेस क्या होगा, है ना, h नोट दिया गया, एच एफ इज इक्वल टू क्या होगा ये आपको जो है बताना है। ठीक है, एच एफ इज इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चंस को अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं तो 8 नंबर क्वेश्चंस के लिए डेल एच बाई एच इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। तो चेंज इन आपका सेट मतलब हाइट, मतलब जो सेटलमेंट है वो तो हमें नहीं दिया गया है लेकिन इनिशियल दिया गया है ना, यानी चेंज इन ये डेल एच को ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पे एच या एच नोट जो है ये आपका दिया गया है कितना, 2.4 दिया गया है, इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो तो 1 से 0.5 यानी 0.5 आपका हो गया, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1 प्लस 1। तो यहां से डेल एच यानी इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच नोट इक्वल टू यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर में। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 और गुने आपका आ जाएगा कितना, 2.4 तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ से आप एच नोट का जो वैल्यू है इनिशियल हाइट जो दिया गया है, थिकनेस जो दिया गया है वो दिया गया है, तो एच एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6 माइनस, है ना, 0.6 ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 2.4। ठीक, ये आपका आ रहा है। तो यहाँ पे सम हो जा रहा है, घटना चाहिए ना ये फाइनल हाइट। एच नोट माइनस, एक मिनट, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा फिर हमें।
ये एच नोट माइनस एच एफ करेंगे तो एच नोट जो है हमें 2.4 दिया गया है ना, इज इक्वल टू, अगर बात किया जाए तो नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये आपका माइनस में जाएगा, ये ठीक था वहां पे, ये ठीक था, एच एफ माइनस एच नोट हो जाएगा, ये आपका माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये माइनस में आपका वैल्यू आएगा, तो ये जब माइनस में आएगा तो यहाँ पे अब हो जाएगा एच एफ इज इक्वल टू आपका माइनस 0.6 प्लस 2.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8 मीटर। कितना आ जाएगा? 1.8 मीटर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्वेश्चंस में सही दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Which one of following soil? Which one of following soils has a stress strain response similar to that of dense sand? यानी OCR stands for over consolidation ratio। तो कौन सा जो है आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा? तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले हैविंग हाई OCR, है ना। ओसीआर का 3 कंडीशन बताए थे, है ना। ओसीआर का 3 कंडीशन आपको जो है मैंने बताया था। याद है कौन कौन सा कंडीशन बताए थे आपको? कुछ आइडिया? तो वो कमेंट करके बताना। एक ओसीआर जो है ग्रेटर देन 1, एक ओसीआर लेस देन 1 और एक ओसीआर ग्रेटर 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 देन 1। तो ये 3 कंडीशन बताए थे। कौन किस कंडीशंस के लिए वैलिड होता है, सफिशिएंट होता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओवर कंसोलिडेटेड क्ले हैविंग हाई ओसीआर आपका होता है। ठीक, ओसीसी सॉइल के लिए। और एनसीसी सॉइल के लिए क्या होता है वो बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है टरजागी कंसोलिडेशन थ्योरी। जो टरजागी कंसोलिडेशन थ्योरी है वो अप्लीकेबल होता है वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए, है ना। वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए फॉर अ स्मॉल लोड इंक्रीमेंट रेशियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। ठीक, और स्टेटमेंट को कंसीडर करने के बाद जो भी स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंट को आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास सब्जेक्टेड टू प्रेशर रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। तो यह स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? ट्रू है, यानी सही है। दूसरा है सेकेंडरी consolidation is due to plastic deformation of soil when the pore fluid is not subjected to any excess pressure। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? ट्रू है। अगला प्राइमरी कंसोलिडेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल बट डिपेंड्स ऑन डिक्रीज इन वॉइड वॉल्यूम ड्यू टू एयर एस्केप। तो नहीं भाई, ये स्टेटमेंट आपका जो है फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 और 2 जो है आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 में प्रोसेसेस दिया गया, लिस्ट 2 में गवर्निंग लॉ और इक्वेशन जो है आपको दिए गए हैं। तो ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल, फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल तो डार्सी लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्सी लॉ आपका एप्लीकेबल होता है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप तो ये
पॉइजलीज इक्वेशन कहलाता है, और सेडिमेंटेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इन वाटर, इसको स्केम्पटन्स इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केम्पटन्स इक्वेशन जो है आपका कहते हैं। तो इस अनुसार अगर हम लोग ऑप्शंस को मैच करें तो ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये स्केम्पटन्स इक्वेशंस नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया। सेडिमेंटेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इन वाटर, ये स्टोक्स लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोक्स लॉ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर, कौन सा पेयर जो है पैरामीटर्स और एक्सप्रेशन आर नॉट करेक्टली मैच, सही नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यानी CV इज इक्वल टू TV डी स्क्वायर बाई टी। तो भाई ये तो आपका सही है ना? ये आपका सही है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम E नोट माइनस ई यानी चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नोट इंटू पी माइनस पी नोट, ये भी आपका सही है। और ओवर कंसोलिडेशन रेशियो यानी OCR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट मैक्सिमम प्रीवियस इफेक्टिव स्ट्रेस बाय एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस। नहीं भाई, ये गलत है। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट नहीं होगा। जब भी OCR की बात किया जाएगा तो OCR होता है मैक्सिमम प्रीवियस इफेक्टिव प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेजेंट या फिर एग्जिस्टिंग इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक, और मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज, ये आपका AV बाई यानी MV इज इक्वल टू AV बाई 1 प्लस ई नोट, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अगर सही ऑप्शन अगर मैच करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे आपका बोला गया है क्या कि कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? तो भाई गलत यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कंसीडर करना है आपका ये 3 स्टेज को बताना है जो कि रिलेवेंट है कंसोलिडेशन ऑफ सॉलिड डिपॉजिट जो कि इंक्लूडेड होता है। तो इनिशियल कंसोलिडेशन होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है और सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है। तो 1, 2 और 3 होता है। क्या होता है? 1, 2 और 3 जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से आपका दिया गया है। असर्शन दिया गया है टर्जागीज थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन कंसीडर ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन। जो टर्जागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन है ये आपका क्या है? कंसीडर करता है ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन में। और दूसरा रीजन दिया गया कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो ये दोनों ही क्या है? सही है, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है ना। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो नहीं, रीजन आपका सही है। ठीक है, रीजन आपका सही है, लेकिन जो असर्शंस है ये आपका सही नहीं है। सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए कंसीडर करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपका
सेकेंडरी के लिए वैलिड तो नहीं होता है ना, जो टरजागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन होता है ये नॉट वैलिड फॉर सेकेंडरी कंसोलिडेशन, because in secondary consolidation there is no unique relationship between void ratio and effective stress, as secondary consolidation occur at a constant effective stress. जो secondary consolidation है is not governed by Tarjagi's consolidation theory, as it is based on dissipation of excess pore pressure. It is often observed that laboratory consolidation test result are agreement with the Tarjagi's theory up to 60%. It means जो secondary compression है takes place even before primary consolidation is completed, है ना। तो जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है उसके कंप्लीट होने के बाद ही सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है, लेकिन सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए टरजागीज थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन का कोई रोल जो है आपका नहीं होता है। ठीक, अगला अगेन क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है कि assertions the rate of settlement of building structures are sandy clay soils are faster compared to those of building constructed on clay soil. Reason दिया गया है the rate of consolidation is depend on permeability of soil and the permeability of sandy clay is more than that of clay soil. तो जो हायर परमेबिलिटी होती है ना, के का वैल्यू अगर ज्यादा है तो फास्टर रेट ऑफ डिफिशिएशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर होगा। इसका मतलब कि जो कंसोलिडेशन होगा वो भी फास्टर होगा। यानी अगर बात किया जाए तो चेंज इन वॉइड रेशियो ये फास्टली होगा, और जब चेंज इन वॉइड रेशियो सॉरी आपका पोरोसिटी जो है वो फास्टली अगर चेंज हो रहा है, यानी जीरो के तरफ जल्दी जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी पानी जो है निकल रहा है, डिपिक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो कंसोलिडेशन है ये भी तेजी से आपका होगा। यानी यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि सैंडी सॉइल, सैंडी क्ले सॉइल में फास्टर होता है क्ले के कंपैरिजन। तो ऑब्वियसली क्ले में जो पानी होता है उसमें आपका जो रेट ऑफ परमिबिलिटी होता है वो कम होता है, लेकिन सैंड में रेट ऑफ परमिबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी परमिबिलिटी जो है इंक्रीज होता है ना, क्ले से ज्यादा होता है। तो जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है वो डिपेंड करता है परमिबिलिटी के ऊपर। जो रेट होता है कंसोलिडेशन का वो डिपेंड करता है परमिबिलिटी के ऊपर, और जब परमिबिलिटी ज्यादा होगा तो कंसोलिडेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर जो है वो जल्दी जल्दी क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा जा रहा है इस कारण से। ओके, अगला है लिस्ट, यहाँ पे दिया गया है 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यानी एवी, एवी का यहाँ पे इंडिकेशन होता है। कंप्रेशन इंडेक्स सीसी, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर का होता है टीवी, टीवी का फॉर्मूला होता है सीवी टी बाई डी स्क्वायर, या फिर डी के जगह पे कई बार एच रहता है तो एच स्क्वायर, तो इसका ये हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एम भी, तो ये हो जाएगा, है ना। एम बी का अगर फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो एम बी का फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, ये आपका टीवी हो गया। एवी का फॉर्मूला क्या होता है, एवी का फॉर्मूला होता है माइनस चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, और सीसी का फॉर्मूला आपका होता है चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10
सिग्मा नोट बार प्लस डेल सिग्मा बार का होल डिवाइडेड बाय सिग्मा नोट बार। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस के अनुसार अगर हम लोग देखें तो ऑप्शंस के अनुसार आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राइमरली ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वॉइड्स, है ना, वॉइड से जो वाटर है वो बाहर निकल रहा है और जिसके कारण से जो वॉल्यूम चेंजेस है वो आपका अकर हो रहा है। तो जो वॉल्यूम चेंजेस आपका अकर हो रहा है वो किस क्या कहलाता है? प्राइमरी कंसोलिडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सेटलमेंट एनालिसिस, सेटलमेंट एनालिसिस फॉर ए क्ले, सेटलमेंट एनालिसिस फॉर ए क्ले लेयर ड्रेनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम showing a settlement of 2.5 सेंटीमीटर इन 4 ईयर। ठीक है, 4 साल में 2.5 सेंटीमीटर सेटलमेंट देखने को मिलता है टॉप टू बॉटम, एंड अल्टीमेट सेटलमेंट जो है 10 सेंटीमीटर आपका होता है। तो जो डिटेल्ड सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन रिवील होगा डेट देयर इज नो ड्रेनेज एट बॉटम, जहां पे बॉटम में कोई ड्रेनेज नहीं है, यानी वन वे ड्रेनेज कंडीशन है। तो जो अल्टीमेट सेटलमेंट होगा इन दिस कंडीशन वो क्या होगा? यानी वन वे ड्रेनेज कंडीशन में अल्टीमेट सेटलमेंट क्या होगा वो आपको जो है बताना है। और पहले के कंडीशन में क्या था कि आपका दोनों तरफ ड्रेनेज है, तो सेटलमेंट जो है 2.5 सेंटीमीटर था 4 साल में, और अल्टीमेट सेटलमेंट जो है 10 सेंटीमीटर था। लेकिन अगर वन वे ड्रेनेज कर देंगे तो क्या होगा? वन वे ड्रेनेज अगर कर देंगे तो क्या होगा? तो देखो, ध्यान रहे कि जो फाइनल कंसोलिडेशन है, ठीक है, जो फाइनल कंसोलिडेशन है, जो कि अल्टीमेट सेटलमेंट कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो वो डज नॉट डिपेंड ऑन ड्रेनेज कंडीशन, है ना, वो ड्रेनेज कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे सेम टू सेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेट सेटलमेंट पूछ रहा है। वही पूछता कि इतना दिन में इतना सेटलमेंट हुआ, तो इतना ही सेटलमेंट होने के लिए कितना टाइम लगेगा वन वे ड्रेनेज कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है उसको निकाल पाते, है ना। वहां पे उस समय में हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते? टी ए डिवाइडेड बाई टी वी इज इक्वल टू डी ए बाई डी वी का होल स्क्वायर। ये से जो है टाइम हम लोग निकाल लेते कि कितना टाइम लगेगा सेम कंसोलिडेशन होने में, या इतना कंसोलिडेशन हुआ तो, है ना। इस फॉर्मूला से हम लोग जो है निकाल पाते। ओके, या कोई अनदर फॉर्मूला भी हम लोग जो है यूज कर सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिगर जो है आपका नीचे दिया गया है, जो कि एग्जांपल दिया गया है क्ले बिफोर एंड आफ्टर कंसोलिडेशन, है ना। कंसोलिडेशन से पहले कैसा था, कंसोलिडेशन के बाद कैसा हो गया, और इस फिगर के बेसिस पे आपको जो सेटलमेंट है क्ले का वो निकालना है, जिसका इनिशियल थिकनेस जो है h दिया गया है। ठीक है, ये फिगर को आप देखिए, तो यहाँ पे ये 1 दिया गया है, सॉलिड सॉइल सॉलिड है, सॉइल सॉलिड है, और यहाँ पे एयर और वाटर आपका फिल है, और यहाँ पे चेंज इन वॉइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ पे जो ई नोट था वो E1 हो गया, यानी चेंज इन वॉइड रेशियो क्या हो गया? ई नोट से
E1 आपका हो गया, है ना, E0 से E1 हो गया, और ये तो सॉइल सॉलिड सेम ही रहेगा, है ना, सॉइल सॉलिड सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो डेल एच बाई एच इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नोट इन टू एच। नहीं नहीं, ये इतना ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो फिर एच से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये तो ऑप्शंस में ही नहीं है ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नोट गुने एच। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका 21 नंबर दिया गया है। ऐसे ये क्वेश्चंस जो है मैंने आपको क्लास जब करवा रहे थे तो वहां पे बताए थे, इसका डायरेक्ट आप आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों मैं ऑप्शन नंबर डी बोल रहा हूं, चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि एक्सेस पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है विद इन थिकनेस ऑफ सॉइल सैंपल टेस्टेड ऑन योडोमीटर सम टाइम आफ्टर लोडिंग इज shown in above figure labeled 1, 2, 3. Which of these figure refers to situations where the operator forget to put the porous stones at the top and bottom? है ना, यहाँ पे अगर ये आपका टॉप एंड बॉटम है, यहाँ पे पोर वाटर प्लेट डालते हैं, पोरस प्लेट डालते हैं, और यहाँ पे भी डालते हैं, और ऊपर से जब टेस्ट करते हैं वेडो मीटर का, तो लोड लगाते हैं तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है ये रिलीज होता है, बाहर जाता है। लेकिन ये प्लेट लगाना भूल जाए, है ना, ये इधर भी हार्ड स्टेटा है और इधर भी जो है हार्ड स्टेटा, ये भूल गए कि इसको भाई हमको लगाना भी है। तो कितना भी लोड लगाते रहें, कितना भी लोड लगाते रहें, कितना भी लोड लगाते रहें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो फिर अच्छी बात है कि भाई हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा, टाइम कितना भी बीतते जाए कोई सेटलमेंट ही नहीं होगा। तो ग्राफ में अगर देखें तो ग्राफ के अनुसार ये सेम टू सेम यही रहेगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है ना। टी इज इक्वल टू 0 पे पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे डेप्थ था और यहाँ पे चेंज इन पोर वाटर प्रेशर था, तो ये रेक्टेंगल के ही केस में रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। जो टी इज इक्वल टू 0 पे था, कितना भी टाइम लग जाए, है ना, टी इज इक्वल टू 0 और ये टाइम होकर टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स भी हो जाए तो भी सेम टू सेम हो जाएगा। अगर कोई भूल जाता है प्लेट को लगाना, पोरस प्लेट को लगाना, जब ओएडोमीटर टेस्ट करेंगे उस कंडीशन में। ठीक, तो ये चीजें ऐसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। इन कंसोलिडेशन प्रोसेस फ्लोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर लोडिंग। इन कंसोलिडेशन प्रोसेस फ्लोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर लोडिंग। तो आपको जो है करेक्ट सीक्वेंस इसका अरेंज करना है। क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है आपका टोटल स्ट्रेस इंक्रीज करता है, उसके बाद आपका जो है डेवलपमेंट होता है एक्सेस पोर प्रेशर का। जब एक्सेस पोर प्रेशर का डेवलपमेंट होता है उसके बाद आपका एक्सेस पोर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। और जब एक्सेस पोर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 3, तो 2 से 3 और उसके बाद 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर 1, 4 है ना। तो बी ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, प्रेशर जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और वॉइड रेशियो आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इस ग्राफ के थ्रू यानी वॉइड रेशियो वर्सेस प्रेशर कर्व जो है सॉइल का, उसमें बताना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है ना,
मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, वो आपको बताना है। तो देखो हम लोग जानते हैं ए वी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस या प्रेशर, आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे स्ट्रेस या प्रेशर ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0.85 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 200। ये माइनस आप साइन ये बताता है कि आपका जो है यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉइड रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उस चीज को बस माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है, बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव में ही आएगा। मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव में ही आपका आएगा। तो यहाँ पे 0.05 डिवाइडेड बाई 200, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2.5 गुने 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। तो ये ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सैचुरेटेड क्ले लेयर है, सैचुरेटेड क्ले लेयर है विद डबल ड्रेनेज, है ना, किसके साथ, डबल ड्रेनेज है, टेक्स 5 ईयर, है ना, 5 साल लेता है टू अटेन 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। कितना, 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होने में अंडर अ स्ट्रक्चर इफ सेम लेयर वर टू बी सिंगल ड्रेन व्हाट वुड बी द टाइम, है ना, क्या टाइम लेगा ताकि सेम कंसोलिडेशन जो है आपका हो और सेम लोडिंग कंडीशन हो, है ना, यानी आपका टीवी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीवी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 24। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट कंडीशन यानी टी ए और सेकंड कंडीशन टी बी इज इक्वल टू डी ए बाई डी बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चंस में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डबल ड्रेनेज कंडीशन में 5 साल ले रहा है। कितना, डबल ड्रेनेज कंडीशन में 5 साल ले रहा है, यानी यहाँ पे अगर कह सकते हैं तो टी ए का वैल्यू 5 ईयर्स जो है आपका दिया गया है। तो डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 2 हो जाएगा, है ना, और टी बी निकालना है हमें, है ना, टी बी जो है निकालना है, और डी बी जो है दिया गया है h, है ना, डी बी जो है दिया गया है h। तो टी ए दिया गया 5 साल और ये हो गया टी बी इज इक्वल टू डी ए h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। तो ये से h कट जाएगा, तो यहाँ पे ये स्क्वायर भी रहेगा ना, तो 1/4 हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो टी बी इज इक्वल टू 5 इंटू 4 यानी 20 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए, है ना, अगर ऑप्शंस के अनुसार हम लोग बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका दिया गया है ना, यहाँ पे 20 ईयर्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। यहाँ पे बोल रहा है इन फेज डायग्राम, है ना, फेज डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, चेंज ड्यू टू इनिशियल स्टेट चेंजिंग इनटू फाइनल स्टेट, जो कि कंसोलिडेशन के कारण से हो रहा है। डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर
अंडर गोइंग कंसोलिडेशन H दिया गया है, वॉइड रेशियो दिया गया है ई नोट इनिशियल का, और फाइनल वॉइड रेशियो EF दिया गया है, चेंज इन वॉइड रेशियो डेल E दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है बताना है कि जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा सेटलमेंट का वो क्या हो जाएगा, वो बताना है। तो भाई हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल H इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो इनटू H होता है। तो ये हमारा किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑब्वियसली हम लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो भाई CV का फॉर्मूला होता है AV बाई 1 प्लस ई नोट। क्या ये सही है? तो नहीं, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये क्या है? आपका गलत है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है इस तरीके से। तो देखो हम लोग जानते हैं कि K इज इक्वल टू होता है CV/MV और गामा W, ये K को निकालने का। तो K क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया CV के। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शंस और रीजंस दिया गया है। असर्शन दिया गया है कि अ क्ले लेयर ऑफ थिकनेस H with single drainage suffer a ultimate settlement S under increase in pressure del P when the thin sand layer is present at its mid depth layer under otherwise identical condition will have no change in ultimate settlement। दूसरा कंडीशन दिया गया है, मतलब रीजन दिया गया है कि पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर फॉर द क्ले लेयर is H under single drainage when the thin layer sand is present at mid depth of clay layer the depth of travel is lower half of the clay greater gets reduced H by 4। तो जो कंसिडरेबल रिड्यूस होगा टाइम रिक्वायर्ड टू रियलाइज अल्टीमेट सेटलमेंट, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना है कि जो डेप्थ ऑफ ट्रेवल होता है वो हाफ होता है फॉर लेयर गेट्स रिड्यूस्ड H/2, है ना। लेकिन ऊपर वाला कंडीशन में अपर हाफ जो पाथ होगा, यहाँ पे आप ये कंडीशन देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आपका जो है वाटर लेवल जो है प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका सैंड है, ठीक। और यहाँ पे आपका क्ले है और मिडिल में आपका जो है क्या दिया गया है, आपका सैंड का एक लेयर दिया गया है। क्या दिया गया है? सैंड का एक लेयर दिया गया है। तो सैंड का एक लेयर दिया गया और फिर से नीचे जो है आपका क्ले है, ठीक। तो यहाँ पे अपर हाफ मतलब ऊपर वाला केस में जाएंगे, ठीक है। यहां से ऊपर वाला केस में जाएंगे क्योंकि इसका मिडिल हम लोग एक लेकर चलेंगे क्योंकि टू वे ड्रेनेज का काम करेगा। तो यहां से ऊपर जाएंगे तो आपका H/4 आएगा, H/4 आएगा। लेकिन यहां से यहां के बीच में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे H/2 ही रहेगा क्योंकि ये टोटल जो है कितना है? H है। और यहाँ पे मिडिल आया तो ये मिडिल में आपका H/2 हो गया, ठीक। और नीचे H/2 हो गया। लेकिन हम लोग जब डबल ड्रेनेज कंडीशन यहाँ पे आ जाता है ना, यहाँ पे ये सैंड के कारण से, तो यहाँ पे बीच में डबल ड्रेनेज आ रहा है तो यहाँ पे ये जो हाइट हो जाएगा ये H/4 हो जाएगा। तो ऊपर वाला में H/4 होगा और नीचे वाला में H/2 होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये स्टेटमेंट आप प्रॉपर तरीके से पढ़कर समझ लीजिएगा। ओके।
अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर बोल रहा है कि आपको स्टेटमेंट को फॉलो करना है, मतलब देखना है। तो जो थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन है वो प्रिडिक्ट सेटलमेंट ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन, it neither includes settlement due to initial compression or nor secondary consolidation. This happened because of following assumption made by the theory. ये थ्योरी में जो है जो टरजागी वन डायमेंशनल थ्योरी है, उन्होंने जो है कुछ assumptions लिए हैं, उसके अनुसार ये जो है आपका नहीं हो पाता है। तो क्या assumptions लिए गए हैं टरजागी के द्वारा जो ये स्टेटमेंट को करेक्टली आपका बताता है? तो जो सॉइल्स ग्रेन्स होता है एंड वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक, पहला स्टेटमेंट जो कि सही है। दूसरा है सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, ये भी आपका सही है। कंप्रेशन टेक्स प्लेस इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, तो ये स्टेटमेंट गलत है। टाइम लैग इन कंसोलिडेशन इज इंटायरली ड्यू टू लोअर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे अगर सही स्टेटमेंट की ओर अगर बढ़े तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 आपका क्या हो जाएगा? सही स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? The one-dimensional theory of consolidation proposed by Terzaghi derives its name due to fact that, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर वन डायमेंशनल थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन जो कि टरजागी के द्वारा दिया गया है उसके अनुसार? है ना, उसके अनुसार आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा। तो जो टरजागी साहब एज्यूम किए हैं, यहाँ पे पहला कह रहा है कि आपका वन डायमेंशनल only vertical dimension of soil sample is used for consolidation test and lateral dimension is selected, भाई ये गलत है। water is the water in the soil sample is conventional consolidometer escapes in lateral direction resulting into settlement only in vertical direction, ये भी गलत, क्योंकि हमें assumptions बताना है। normal stress on sample is applied on only vertical direction, ये भी गलत। lateral movement of soil grain are not permitted across any vertical boundary resulting into only vertical settlement to account for the decrease in volume due to escape of water from the sample, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है फॉर टरजागी वन वे कंसोलिडेशन, है ना, टरजागी वन वे कंसोलिडेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है फॉर ए सर्टेन लोडिंग कंडीशन, फॉर ए सर्टेन लोडिंग कंडीशन सैचुरेटेड क्ले लेयर, जो सैचुरेटेड क्ले लेयर है वो अंडरगोज 40% कंसोलिडेशन, है ना, 40% कंसोलिडेशन आपका होता है इन ए पीरियड ऑफ 178 डेज, कितना 178 डेज। व्हाट वुड बी द एडिशनल टाइम, है ना, तो एडिशनल टाइम क्या रिक्वायर्ड होगा 20% कंसोलिडेशन टू अकर, है ना, 20% कंसोलिडेशन अकर करने में। तो देखो हम लोग जो है फॉर्मूला यहाँ पे जानते हैं, है ना, क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 30 नंबर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं CV इज इक्वल टू TVH TVD, है ना, डी से मैंने बताया है तो डी ही यहाँ पे लेकर चलो, एच मैं नहीं लेकर चला, डी डिवाइड डी स्क्वायर बाई स्मॉल टी, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टीवी को लिखते हैं पाई बाई
4 गुने यू स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, है ना। तो अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन इक्वल टू 0.6 यानी 60% है, तब हम लोग जो है ये लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे अगर सी वी इज इक्वल टू, पहले u इज इक्वल टू 40% ले रहे हैं, तो पाई बाई 4 इंटू 0.4 का स्क्वायर गुने डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, है ना। ये आपका एक इक्वेशन आ गया फर्स्ट। और दूसरा सी वी इज इक्वल टू पाई बाई 4 गुने 0.2 का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर बाई टी, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 4 से पाई बाई 4 खत्म, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 खत्म, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर खत्म, ये टी ए है और ये टी बी है, ठीक। तो टी ए जो है हमें दिया गया है, टी ए कितना दिया गया है क्वेश्चंस में अगर देखेंगे तो टी ए आपका दिया गया है यहाँ पे 178 दिन, कितना 178 दिन, तो यहाँ पे 178 ले लेंगे। तो अब हमें बचा क्या, तो टी बी, तो टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी बी अगर इसको थोड़ा इलेबोरेट मैं कर दूं तो ये 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.16 डिवाइडेड बाई 178 इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 0.04 ये आ जाएगा टी बी, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 0.16 डिवाइडेड बाई 0.04, तो आपका आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिवाइड करेंगे देंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक। तो टी बी इज इक्वल टू आ जाएगा, टीवी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका टीवी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर से इधर इधर से इधर, तो टीवी इज इक्वल टू आ जाएगा 178 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा क्या, एक मिनट, 20% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि कई सारे लोग 20% देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 20% मोर, है ना, फर्दर और ज्यादा करना है, ठीक है। तो और ज्यादा करना है तो यहाँ पे 0.4 में और ये जोड़ देंगे, तो 0.4 में यहाँ पे एडिशनल मैं कलर ले रहा हूं, तो यहाँ पे 0.4 प्लस 0.2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे फिर, है ना। यहाँ पे आपका दूसरा वैल्यू आ जाएगा 0.4 प्लस 0.2 यानी 0.6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर, तब तो ये भी हमारा आ जाएगा, तो 0.6 का स्क्वायर आएगा, तो 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 0.36, ये क्या आ जाएगा 0.36। अब ये डिवाइड करते हैं, है ना, तो 0.36 को अगर डिवाइड करें 0.16 से, है ना, 0.36 को डिवाइड करें 0.16 से
तो हमारा कितना आ जाएगा 2.2, इसको से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.25। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा काट दो, ये नहीं होगा, और ये हो जाएगा हमारा 178 गुने 2.25। तो इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे 178 में, तो कितना आ जाएगा 400.5 डेज, है ना। ये आपका जो है आ जाएगा, ये टीवी आ गया। अब ये टीवी जो आया, ये टीवी आप देख पा रहे हैं कि टीवी जो है आपका TA प्लस T फॉर 20% जो और एक्स्ट्रा जो कंसोलिडेशन किए उसके लिए आपका आया। तो हमें जो टी निकालना है, टी 20% कंसोलिडेशन में और जो एडिशनल कंसोलिडेशन किए उसमें टाइम कितना लगा, तो ये निकालने के लिए टीवी माइनस TA कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 400.5 माइनस 178, तो ये आ जाएगा 222.5 डेज। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो फाइनल आंसर यहाँ पे आया, ये जो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया, तो ये आपका ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है ना। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फुटिंग है जो कि रेस्ट कर रहा है फुल्ली सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा पे, फॉर चेकिंग इनिशियल स्टेबिलिटी शियर पैरामीटर्स आर यूज्ड फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग, किसमें, है ना, विच ऑफ फॉलोइंग। तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट विद पोर प्रेशर मेजरमेंट के केस में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगेन असर्शन दिया गया है कि जो बियरिंग कैपेसिटी है फुटिंग का ऑलवेज गेट्स अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, रीजन वाटर इन सॉइल अफेक्ट द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स एज वेल एज यूनिट वेट। तो देखो, जो बियरिंग कैपेसिटी होता है इज नॉट ऑलवेज अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ ग्राउंड, है ना। जो ग्राउंड वाटर टेबल है उससे हमेशा अफेक्टेड नहीं होता है ना, ऑलवेज अफेक्टेड नहीं होता है बियरिंग कैपेसिटी। इट इज अफेक्टेड ओनली व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज बिलो द फुटिंग इज लेस देन विड्थ ऑफ फुटिंग, है ना, विड्थ ऑफ फुटिंग से कम होता है तब। तो ये चीज उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन of remold soil sample of clay with single drainage is T, है ना। T माने U 50% में आपका जो टाइम लग रहा है वो T लग रहा है, ठीक। ये A यानी सिंगल ड्रेनेज के केस में, when the time required to consolidate same sample, मतलब सैंपल सेम है, क्ले ही है, विद सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यानी U इज इक्वल टू आपका जो है 50% ही करना है, U इज इक्वल टू आपका 50% ही करना है, तो TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखो हम लोग जानते हैं TA बाई TB इज इक्वल टू, सबसे ऊपर में क्या था, सिंगल ड्रेनेज था, तो ये D मान लो कि ये H रख दिए, है ना, H का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब डबल ड्रेनेज है तो डबल ड्रेनेज में H बाई 2 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये टी ए आपका जो है टी दिया गया है ना। तो टी बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टी बी यहाँ पे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ये 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका t डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, t डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। ठीक है, किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशंस होगा वो समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताएं। और डियर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड हर अपडेट जो है आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, और वीडियोस अच्छी लगी हो तो पसंद कीजिए, मतलब लाइक कीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के कारण से ही अपना जो परिवार है वो आज 20,000 का हो चुका है, 20,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अपना चैनल बहुत जल्द 30,000 भी जो है अचीव कर लेगा। तो प्लीज अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाइएगा। आपका सपोर्ट जैसा रहेगा उसके अनुसार हम जो है मोटिवेटेड जो है होते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर जरूर कीजिए। और अगर कोई आपका सवाल रहता है किसी भी तरीके का, तो आप अपने सवाल को हमारे साथ जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। और आपके हेल्प के लिए ही हमारी ये चैनल जो है बनाई गई है, और हमारा और हमारी टीम का मेन मकसद यही रहता है कि आप लोगों को सही और सटीक इंफॉर्मेशन जो है आपको टाइम पे जो है दिया जाए, ताकि आप उसे जो है प्रॉपर तरीके से प्राप्त कर सके, है ना। क्योंकि अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी इंफॉर्मेशन की मदद से आप कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे हैं, आपको जो है मदद मिली है। तो ये आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा, और हमारे लिए तो ये बेनिफिशियल रहेगा ही कि हम आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं। ओके, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट के कारण से ही जो है अपना परिवार आगे बढ़ सकता है, आगे बन सकता है। एंड और भी लोगों को जोड़िए, और लोगों को बोलिए कि यहाँ पे जो क्लासेस है वो आपको प्रॉपर तरीके से जो है दिया जाता है, और डेफिनेटली ये आपके दोस्तों के लिए भी जो है आपका हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसको जो है रखते हैं। और यहाँ पे अगर कोई नोट्स वगैरह है सेमेस्टर का, तो सेमेस्टर का क्लासेस का जो नोट्स है वो आपको पता है कि हमारे ऐप इंजीनियर प्लस है। तो इंजीनियर प्लस ऐप पे ही जो है आपको क्या होगा, नोट्स जो है आपको अवेलेबल होंगे, तो आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।